Hello friends, Thi- this is the seventh video lecture of MCQ series regarding constitutional law. So the first MCQ is, which of the following writs can be issued against private individual as well as public authority? So habeas corpus, mandamus, prohibition. So ये तीन रिट दिया हुआ है. अब इसमें हमें राइट आंसर दे सिलेक्ट करना है. ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड ओनली. So the right answer over here is option A, habeas corpus only. तो habeas corpus ही एक ऐसा रिट है जो कि हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है. बाकी दो जैसे मैंडमस है वो सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू हो सकता है. मैंडमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड. हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कमांड करें कि आप अपनी ड्यूटी सही ढंग से कीजिए. और जो प्रोहिबिशन है ये हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को इशू करते हैं. तो हेबियस कॉर्पस इज द ओनली थिंग विच मीन्स टू हैव द बॉडी. अगर कोई किसी ने किसी को इलीगल डिटेन किया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट ये रिट ऑर्डर कर सकती है कि वो उस आदमी को पेश करे. सो दिस इज व्हाट हेबियस कॉर्पस इज. सो इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज गवर्नमेंट अथॉरिटीज. So now the second MCQ is, the state shall provide free and compulsory education to all children at the age of 6 to 14 years enshrined in article. So it option A 21, option B 21A, option C 25, option D article 30. So the right answer over here is option B, article 21A. So with this assertion, this article is also called राइट टू एजुकेशन. तो राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है कि अगर हमें एक डिग्निफाइड लाइफ जीती है, बिकॉज राइट टू लाइफ में जो लाइफ का मीनिंग है वो है टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ. तो एजुकेशन इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो राइट टू एजुकेशन को इन्होंने फंडामेंटल राइट बनाया. पहले यही सेम चीज कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 वाज गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. तो उसको वहां से शिफ्ट करके इन्होंने यहाँ लाया बाय 86th अमेंडमेंट. तो 86th अमेंडमेंट से इन्होंने क्या नाम है आर्टिकल 21A को लाया. और इसके लिए बहुत से केसेस चल रहे थे लाइक मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो ऐसे केसेस चल रहे थे जो कि डिमांड कर रहे थे कि कंपलसरी एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया जाए. तो इसीलिए आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया बाय 86th अमेंडमेंट. Now the third MCQ is, in which of the following amendments of the constitution made it mandatory for the president to accept the aid and advice given by the council of ministers? So the option is 39th amendment, 42nd amendment, 49th amendment or 44th amendment. So the right answer over here is 42nd amendment. तो ये जो है आर्टिकल 74 कहता है कि Prime Minister should be the head of the Council of Ministers and he should give aid and advice to the President. तो लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि जो ये एड एंड एडवाइस होगी क्या वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे. तो उसको उस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए, उसको एकदम क्लियर करने के लिए कि ये बाइंडिंग होगी, 42nd अमेंडमेंट ने कुछ वर्ड्स में ऐड कर दिए कि एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस. तो अगर हम देखें कि आर्टिकल 74 है क्या एग्जैक्टली, तो आर्टिकल 74 में ये एडिशन हुआ जो बोल्ड में है, हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइसेस. तो ये वर्ड्स को ऐड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट बाय इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में ये अमेंडमेंट आया था. सो इट वाज गिवन इन आर्टिकल 74. Now the fourth MCQ is, an ordinance can be issued by the president at any time when the parliament is in session, Lok Sabha is not in session, Rajya Sabha is not in session, when both the house of parliament are not in session.
So the answer is simple, is option D, when both the houses of parliament are not in session. And this is given in article 123. So it is given in article 123. Now we have MCQ number 5th. Article of the Constitution of India, which article of the Constitution of India relate to Uniform Civil Code? So the options are whether it is Article 45, Article 44, Article 48A, Article 43A. So the right answer over here is Article 44. So this is a very important article. It demands for Uniform Civil Code. It is given in Directive Principle, and it is always in controversy. Recently also it was in controversy whether we should have Uniform Civil Code or not. In Shah Bano case, first time it came that this Supreme Court said that it's high time to have a Uniform Civil Code. Now MCQ number 6. Decision of Supreme Court relating to ban on smoking at public places was given in which case? So was it Murli S. Diore versus Union of India, Food Corporation of India versus Bharatiya Khadya Nigam Karmchari Sangh, Javed versus State of Haryana, SR Chaudhary versus State of Punjab? So the right answer over here is option A, Murli S. Diore versus यूनियन ऑफ इंडिया. तो इस केस में देखिए जो स्मोकिंग है, बैन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस का यही एक था कि राइट टू लाइफ का आर्ग्यूमेंट दिया गया कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए बहुत इंजूरियस टू हेल्थ है और उनकी राइट टू लाइफ इफेक्ट हो रही है. इसीलिए जस्ट बिकॉज वो पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं और वो अपनी लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं, तो ये उनकी कोई गलती नहीं है कि वो पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं. सो इसीलिए मुरली एस दियोरे में इन्होंने बैन किया और एक एस्टिमेट था कि नियरली 6 लाख नॉन स्मोकर्स जो इनडायरेक्ट स्मोकिंग ले रहे हैं उनकी लाइफ थ्रेटन हो रही है. MCQ number 7. Where a law is made by a state legislature on the subject enumerated in the concurrent list with the assent of president, repugnant to the earlier law made by the parliament, then law so made by the state shall prevail in the state, shall not prevail in the state, shall prevail with the permission of Supreme Court, shall prevail with the permission of High Court. So the right answer over here is shall prevail in the state. देखिए होता क्या है ना, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर पार्लियामेंट या स्टेट दोनों लॉ बनाती हैं तो इट विल बी दी पार्लियामेंट्स लॉ विच विल प्रिवेल. अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इट विल बी पार्लियामेंट्स लॉ विच विल प्रिवेल और जो कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट है स्टेट लॉ में वो वॉइड हो जाएगा. लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रेसिडेंट का एसेंट ले लिया है, अगर उन्होंने प्रेसिडेंट का एसेंट ले लिया है देन वो उस स्टेट में वैलिड होगा, वो उस स्टेट में कंप्लीटली वैलिड होगा. एंड दिस इज गिवन इन आर्टिकल 254. ओके, दिस इज गिवन इन आर्टिकल 254. अगर प्रेसिडेंट का एसेंट ले लिया है देन इट विल बी कंप्लीटली वैलिड इन दैट स्टेट ओनली. नाउ MCQ number 8. According to the Constitution of India, the term district judge shall not include. So here the options are chief presidency magistrate, session judge, chief judicial magistrate और chief judge of small cause court. तो इसमें देखिए इसका आंसर होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि यही वर्ड नहीं दिया हुआ है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट जज को डिफाइन किया. जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 236, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज, द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज shall include judge of civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge of small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, session judge, additional session judge and assistant session judge. सबका नाम दिया हुआ है बट इनका ही नहीं दिया हुआ है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का. So the right answer over here is chief judicial magistrate. That will not include in district judge. Now MCQ number 9. Article 24 of the Constitution prohibits employment of children in any factory or mine or in hazardous employment below the age of
So the options are 18 years, 12 years, 14 years or 16 years. So the right answer over here is 14 years. अभी 2002 में यूनियन कैबिनेट ने इसको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट के अलावा और सारे एम्प्लॉयमेंट्स में भी एप्लीकेबल कर दिया है. Now MCQ number 10. The power to grant pardon, reprieve, respite or remission of the punishment etc. under Article 72 of Constitution is exercised by the President of India on advice of Prime Minister on his own as head of Union, on advice of Council of Ministers and on advice of Law Minister. So the right answer over here is on advice of Council of Ministers. So thank you all.